हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हो भाई आप सभी बच्चे, और कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। तो हम डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो काफ़ी लेक्चर्स मैं ले चुका हूँ, काफ़ी डिटेल कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो अब थोड़ा सा डिस्कशन और हम आगे बढ़ाते हैं हमारा, और लगभग आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन आपका इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए। तो एक बार मैं कल के लेक्चर के ऊपर जरूर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि कल के लेक्चर से जुड़ी हुई चीजें ही हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से, एंड उसके बाद हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो कल मेनली हमने यहाँ से शुरुआत की थी। मैंने आपको वॉल्यूम करेक्शन तो पहले ही पढ़ा दिया था। कल मेनली मैंने आपको प्रेशर करेक्शन पढ़ाया। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर्मूला ड्राइव किया है ना, उसके बाद सारा कुछ चला हमारा। उसके बाद हम आ गए थे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सपेंशन ऑफ जेड, सॉरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेड फॉर वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका लो प्रेशर है तो वहां पे किसको, वहां पे लो प्रेशर होने का मतलब वॉल्यूम का हाई होना। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे बी को निग्लेक्ट करते हैं, हाई प्रेशर पे ए को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा टेम्परेचर, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। हाई टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करता है, एक्सेप्शनल, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। अब मेन जो पॉइंट आया था वो था ये विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इससे मैंने आपका बॉयल्स टेम्परेचर को एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, यहां तक सब हो गया था। उसके बाद हमने ना क्रिटिकल कंडीशन की बात की थी, या स्पेशली आप बोलो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात की थी। तो लास्ट में, हेलो अदिति, गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत है आपका। तो लास्ट में जो कल की अगर क्लास आपने देखी तो हमने डिस्कशन किया था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैंने आपको पहले तो ये ग्राफ समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देके। यहीं पे हमारे पास आया था ये क्रिटिकल पॉइंट, और इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ाया। हेलो आयुषी, गुड आफ्टरनून, वेलकम, आपका भी स्वागत है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको लिखवाए थे, ये पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर कर दी थी, आपने देख ली होगी। तो भाई हाँ, अब हम आ गए थे आगे कि ये टीसी क्या होता है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होती है, इनकी डेफिनेशन सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे आगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट पे ये जो लेस देन जीरो होता है, बट आपका क्रिटिकल पॉइंट पे डीपी बाई डीवी जो होता है वो जीरो के इक्वल। हेलो राहुल, वेलकम, स्वागत है आपका भी, गुड आफ्टरनून। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। कल वाली दोनों क्लासेस देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक था जी लास्ट में, इसी से आगे कंटिन्यू करनी हमने आज की हमारी क्लास। तो यहां पे हमने क्या किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट फ्रॉम वंडरवाल गैस इक्वेशन। भाई जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल वॉल्यूम है, उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो हमने देखा। तो ये सारा सबसे पहले तो ये वंडरवाल गैस इक्वेशन, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दी किससे, वी एम के स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब आया, यहां से स्कोर सोल्व किया, वेरी थोड़ा सा ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ आपका एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर, और जो टेम्परेचर होता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर जो ये इक्वेशन आई थी, इसके अंदर आपने P की जगह PC पुट कर दिया, T की जगह TC पुट कर दिया। ठीक है, पुट किया हमने। तो क्रिटिकल एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल दी रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे Vm बाई VC के इक्वल लिखा। इसको अगर यहां पे लेके आएंगे जीरो के इक्वल, इसका क्यूब है। जब इसका क्यूब ओपन हमने किया और इस इक्वेशन से रिलेट किया 1 और 2 को, तो यह हमारे पास यहाँ पे VC की वैल्यू आ गई थी। तो पहले दोनों को जब रिलेट किया तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। तो फिर हमने क्या किया जी, इन सभी को एक दूसरे के साथ क्या किया, 4 को 5 से डिवाइड किया और इन सभी की वैल्यू निकाली। तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने ये जाना था कि भाई जो VC की वैल्यू होती है वो आपका 3B के इक्वल, VC बोले तो क्रिटिकल वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू होती है वो 3B के इक्वल होती है। अगर क्रिटिकल प्रेशर की बात की जाए तो वो A/27 है ना, A/27 B स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर यहीं पे आपसे TC की बात की जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की जाए, तो वो 8/27 A इंटू RB, ये तीनों वैल्यू निकाली।
अब मैंने फिर आपको कल एक क्वेश्चन भी करवाया था भाई, ये जो जैम 2021 का क्वेश्चन आया था, अब इसी को आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये तीनों वैल्यू याद रख लोगे, इसके बाद इसका डिस्कशन आगे कर रहे हैं। हेलो छोटू, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे वीसी, इन तीनों को एक बार आप अलग से लिख के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं जी हमारी आज की क्लास में। ये मैंने कल की क्लास में काफी डिटेल में बताया था, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 9। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वही है, ये आपका जैम 2021 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर द नॉन आइडियल गैस इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर आर, एंड यहाँ पे इसके टर्म में बताओ। स्पेशली यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया वो है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर कौन सा होता है? दिस इज वो आपका स्मॉल बी होता है। मेन बात ये है जी, अगर आपके पास टीसी हो, पीसी हो, ये सब हो, यानी कि अगर मैं इसको आगे ड्राइव करूं तो देखना ये जो टॉपिक ही बन जाएगा बेसिकली एक। तो टॉपिक ये है, टॉपिक यहाँ पे जो हमने पढ़ना है, 1 मिनट रुकिए बस। यहाँ पे मान लो आपको पीसी, बीसी, न्यूमेरिकल भी आ सकता है कल को इस पे, टीसी, ये आपको गिवन हो क्वेश्चन में, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, और आपसे ये पूछे कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये जो ए और बी है, जो वंडरवाल गैस कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू बताओ। यहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और जनरल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। जैसे बी का तो ये पूछा ही है इस ईयर, बी का वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन ए, ठीक है। तो देखो 2 तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के। एक आप कर सकते हैं कि आप टीसी को वीसी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप टीसी को वीसी से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा, और इस ए को आप पुट कर देंगे कहां पे, इस ए को पुट कर देंगे, ये जो 3 इक्वेशन आई थी ना, देखो एक बार मैं वापस से वहीं लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि वहीं पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो वहीं पे है। जैसे यहां से हमने देखा था कि ये हमारा क्या आ गया था, ये वीसी, या फिर आप ये देख लो यहां से कि आप जो है वीसी ये हो गया। चलो वहां पे लिख ही लेते हैं इनको ना, बार बार परेशानी हो रही है इसको जाने में, तो वहीं पे इसका फार्मूला ही लिख लेते हैं इन तीनों का, ये रहा। तो ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं हम। टीसी का फॉर्मूला जो होता है आपका, वो होता है आपका 8A एंड 27RB, इसके इक्वल होता है। BC जो होती है वो आपका 3B के इक्वल होती है, 3B। तो यहां से डिवाइड करोगे, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे, क्या A की वैल्यू निकल आएगी? यस निकल आएगी। इस A की वैल्यू को पुट कर देंगे इसी के अंदर, तो हमारी B की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। बट है ना, हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं, ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं A और B को निकालने के लिए। तो कौन सा करते हैं जी? ये नहीं करते तो कौन सा करते हैं? तो हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं टीसी बाई पीसी, या पीसी बाई, आप पीसी बाई टीसी यूज करेंगे तो यहां से आपको निकलेगी बी की वैल्यू, और ये जो बी की वैल्यू निकली है इसको पुट कर देंगे, जिससे कि हमें मिल जाएगी ए की वैल्यू। अब बात यह है कि आपने टीसी बाई वीसी क्यों नहीं यूज किया, आपने पीसी। तो इसके लिए आपका रीजन ये दिया जाता है, इसके लिए ये बिल्कुल हम यूज करेंगे निकालने के लिए कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए, व्हेन ऑल थ्री, कौन कौन 3? पीसी, बीसी एंड टीसी आर गिवन। अगर ये तीनों के तीनों आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो है ना, देन यूज पीसी एंड टीसी, देन यूज पीसी एंड टीसी। तो हम क्या क्या यूज करते हैं? या तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, टू कैलकुलेट, है ना, ए एंड बी। अब इसका रीजन कि ऐसा क्यों होता है वो मैं रेड से लिख देता हूं, ठीक है। बिकॉज वॉल्यूम करेक्शन, critical volume cannot be calculated accurately, cannot be calculate accurately। तो भाई यहां पे ये रीजन दिया गया है। देखिए हम इसका वीसी का यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, वॉल्यूम वेरी करती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, बट प्रेशर और टेम्परेचर की एक्यूरेट वैल्यू आती है, और इसी से हम ये निकालेंगे। तो चलो एक बार देखते हैं। पीसी का फार्मूला जो होता है आपके पास वो होता है A/27, है ना। क्या हो जाता है भाई उसका फार्मूला? अभी अभी जस्ट हमने देखा था, A/27 आर भी होता है ना, A/27, ये रहा जी। तो यहां से पीसी, हाँ ये रहा, आर नहीं होता इसके अंदर। तो ये हो गया जी हमारा फार्मूला आगे, बी का स्क्वायर, ये हमारा पीसी हो गया।
और टीसी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल, एंड टीसी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो होगा 8A अपॉन 27RB के इक्वल। तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करो। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर A है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, PC को TC से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर A है, नीचे 27B का स्क्वायर है, इनटू में जब आप डिवाइड करोगे इसको, यहाँ पे आपने डिवाइड करना है 8A एंड ये हो जाएगा 27RB। ये वाली जो टर्म है वो ऊपर चली जाएगी, ऐसे दिखाई देगा ये कुछ आपका, A इंटू 27B का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8A एंड ऊपर चला जाएगा 27B। ठीक है, इस A से ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, इस B से ये B कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप यहां से B की बात करेंगे तो B किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये B ऊपर जाएगा एंड PC नीचे आएगा एंड TC ऊपर आएगा, तो ऊपर आ जाएगा TC और नीचे आ जाएगा आपका 8 है ना, 8 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, PC से। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना था और मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया है, तो एक बार दोबारा से उसको देखते हैं, वो जो क्वेश्चन आया था हमारा, तो यही क्वेश्चन था जी, आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों आ गया, आप देख सकते हैं ध्यान से, क्यों आ गया, इसमें आर रह गया यार, कहीं पे मिस रह गया आर, हाँ ये आर जो है ना ये नीचे आएगा यहाँ पे, एक मिनट, आर तो ऊपर ही जाएगा ना, ये इसके साथ यहाँ पे है 27, ऊपर जाएगा आर, सॉरी यहाँ पे देखो ये 27 आर भी है, ऊपर रहेगा आर, यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा आपका आर, तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। अब कहोगे सर आर रह गया, हाँ हाँ आर रह गया था भाई, आर मैंने अभी लिख दिया है क्योंकि हाँ आंसर देख के वहां से पता लग गया था। तो आर इंटू टीसी, कल को है ना क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कल को क्वेश्चन यही पूछ लेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर दे देगा, क्रिटिकल प्रेशर दे देगा, बोलेगा कि बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना भाई, जो वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो पूछा जा सकता है, कर लोगे इसको। अब ऐसे ही आपको ए की वैल्यू निकाल देनी है, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे जी, अब मान लो ये जो बी की वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि कल को ए की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल के बता देता हूं, अब मैं यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकाल के बता देता हूं, ए की। तो इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, किसमें में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे उसमें पुट कर दो, जहां पे भी आप करना चाहे, तो यहीं पे पुट कर देते हैं। तो TC इज इक्वल टू 8 इंटू में A एंड 27, यहाँ पे हो गया R, और B की जगह क्या पुट करोगे, TC, यहाँ पे क्या पुट करोगे इंटू में R, एंड इसको देखो जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा ये ना, ये इसके डिवाइड में है तो ये आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 8 इंटू PC। अब देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा ध्यान से, हमें ये फाइनली निकालना है, तो ये जो होगा आपका वो इक्वल होगा TC इंटू में ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो 27 इंटू में अगेन TC इंटू में R का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार R आएगा तो R का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या क्या देखने को मिलेगा, नीचे देखने को मिलेगा 64 आ जाएगा एक तो, और इंटू में PC आ जाएगा। इसको अगर और थोड़ा सा सोल्व करके लिखें तो आप लिख सकते हैं कि 27 है ना, 27 इंटू में TC का स्क्वायर इंटू में R का स्क्वायर, एंड इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 64 PC से, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 64 PC से, 64। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, किसी को भी डाउट है तो इसमें, अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो एक बार चेक कर लो जल्दी से, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर आगे काफी चीजें हमने डिस्कस करनी है ऑलरेडी। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, मैं भी एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूं कि भाई बिल्कुल जो हमने निकाला वो सही निकाला या नहीं निकाला। यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ए की वैल्यू यही आएगी, बिल्कुल हमारा ये करेक्ट है। तो भाई ए बी पूछ लिया आपसे, कल को ए पूछे तो निकाल आना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसको निकालने में, ठीक है। चलिए, तो ये ए बी इन सभी की वैल्यू आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है रिड्यूस्ड, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ये कर लोगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिड्यूस्ड है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट।
रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये क्या आ गया जी यहाँ पे? देखो भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं से भी, तो मैं तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं छोड़ ही नहीं रहा कोई भी टॉपिक की बच जाए आपका, ठीक है? तो सबसे पहले हमें रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहली टर्म्स जो यहाँ पे आती है उसे हम बोलते हैं आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो उसको डिनोट करेंगे टीआर से। रिड्यूस्ड टेम्परेचर को किससे डिवाइड किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा टीआर से, ठीक है? मतलब टेम्परेचर, आर का मतलब रिड्यूस्ड, ठीक है? तो इसकी आप डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, टेम्परेचर इन एनी स्टेट, टेम्परेचर इन एनी state of gas with respect to temperature in any state of gas, temperature in any state of gas with respect to critical temperature, with respect to TC, critical temperature। यानी कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर का मतलब है आपका कि टेम्परेचर किसी भी स्टेट का, गैस का किसी भी स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू टीसी, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो टीआर का फार्मूला क्या बन जाएगा? तो टीआर का फार्मूला बनेगा टी अपॉन टीसी। क्या बनेगा? टी अपॉन टीसी बन जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पे? इसी प्रकार आपको रिड्यूस्ड प्रेशर निकालना पड़ेगा, रिड्यूस्ड प्रेशर निकालना पड़ेगा। रिड्यूस्ड प्रेशर हो जाएगा आपका पीआर। डेफिनेशन सेम आएगी कि प्रेशर इन एनी स्टेट ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है? इसकी भी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रेशर इन एनी स्टेट ऑफ गैस, एनी स्टेट ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। इससे यहां इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहां पे जो पी आर आएगा वो इक्वल होगा आपका पी अपॉन पीसी के। जो फार्मूला आएगा वो किसके ऊपर आएगा? पी आर, वो होगा पी अपॉन पीसी के। इसी प्रकार हम यहां पे लिख सकते हैं रिड्यूस्ड मोलार वॉल्यूम, जो भी आप लिखना चाहें बेसिकली लिख सकते हैं। तो रिड्यूस्ड हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? रिड्यूस्ड वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो रिड्यूस्ड वॉल्यूम उसको हम लिखेंगे वीआर से, और वो भी आपका किसके इक्वल हो जाएगी? वीआर भी इक्वल जो हो जाएगी वो होगी वी अपॉन वीसी के। वो किसके हो जाएगी? वी इसके ऊपर, ठीक है ना? अब देखिए यहां पे अबव इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट। अभी जो हम इक्वेशन यहां पे निकालेंगे, देखना अभी एक इक्वेशन निकालते हैं। चलो अब आगे इसका एक बार थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है उसको सोल्व करते हैं भाई, और इसको सोल्व करना जरूरी भी है, पूछा जा सकता है कल से आपको, नेक्स्ट आने वाले पेपर्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले वांडरवाल गैस इक्वेशन लिखते हैं, P प्लस में A V का स्क्वायर 1 मोल के लिए लिख रहे हैं भाई, एंड यहाँ पे आ जाएगा V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये आपकी वांडरवाल गैस इक्वेशन होती है आपका किसके लिए? 1 मोल के लिए, ठीक है ना? किसके लिए? यहाँ पे 1 मोल के लिए। अब मैं अगर बात करूं, हमने अभी अभी जस्ट क्या देखा यहां से कि जो आपका रिड्यूस्ड प्रेशर होता है यानी कि पीआर, वो किस किस के इक्वल होता है? वो होता है पी अपॉन पीसी के इक्वल। अगर मैं यहां से पी की वैल्यू निकालूं वो किसके इक्वल आ जाएगा? तो वो आ जाएगा पीआर इंटू पीसी के इक्वल। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, है ना? टीआर इंटू में टीसी के इक्वल। इसी प्रकार अब मैं अगर वॉल्यूम की वैल्यू निकालूं वी की तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? तो वो इक्वल आ जाएगा आपका वी आर इंटू वीसी, वी आर इंटू वीसी। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये उठा के पुट कर देंगे इस वांडरवाल गैस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे पुट कीजिए ये सारी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह? इसकी जगह लिखूंगा पी आर इंटू पीसी प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ए, और नीचे भी क्या लिखा जाएगा यहाँ पे आपका वी आर इंटू वीसी का स्क्वायर, इसका पूरे का ब्रैकेट हमने लगाया। यहाँ पे बनेगा वी आर इंटू वीसी, माइनस में हो जाएगा बी, एंड यहाँ पे आर, यहाँ पे हम लिखेंगे टी आर इंटू टी सी, ठीक है? समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सभी जो देखो हमारे पास पीसी का फार्मूला भी है, वो किसके इक्वल होता है आपका? पीसी ए अपॉन 27 आर बी का स्क्वायर। हमारे पास वीसी का फार्मूला भी है, वो 3b के इक्वल होता है, एंड हमारे पास टीसी का फार्मूला भी होता है जो कि आपका 8a बाई में 27 आरबी के इक्वल होता है। तो ये सब वैल्यू यहां पे पुट कर दो। किस किस की वैल्यू?
पीसी की, टीसी की एंड वीसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सब वैल्यू, ये इसको जूम ही रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चल पड़ते हैं, नहीं या अभी तो पढ़िए थोड़ी सी जगह, एक स्टेप और लिख देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखना क्या क्या आएगा हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ पे पी आर ऐसा का ऐसा रहेगा, इनटू में पीसी की जगह आप पुट करोगे ए इनटू में 27b का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे ए ऑलरेडी है, यहाँ पे वी आर का स्क्वायर मैं अलग लिख देता हूं, अब वी आर का स्क्वायर अलग लिख देते हैं, इनटू में क्या बनेगा, देखो वीसी क्या है ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का बी स्क्वायर, 9 का 9 इंटू बी स्क्वायर, 9 इंटू बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे वी आर ऐसा का ऐसा रहेगा, एंड इसकी जगह पुट करेंगे 3b एंड माइनस में हो जाएगा b, ठीक है, इस इक्वल टू आर, टी आर तो वैसे का वैसा रहेगा, एंड यहाँ पे पुट करेंगे 8a 27 RB, 8a डिवाइड बाई 27 RB। अब यहाँ पे भाई थोड़ा सा कांस्टेंट वॉन्स्टेंट लेना है हमें, क्या क्या कांस्टेंट ले सकते हैं, तो यहां से हम जो कांस्टेंट लेंगे वो लेंगे a अपॉन 27b का स्क्वायर, a अपॉन 27 इसका स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। जैसे ये कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया आपका ओनली पी आर, प्लस में यहाँ पे क्या क्या बच गया, एक तो बचा आपका 3, क्योंकि 27 लिया है ना, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, नीचे 27 बन जाएगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा ओनली 3 क्योंकि ए कॉमन, और नीचे बचेगा वी आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी, यहाँ से आप बी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो यहाँ से आप जैसे बी कांस्टेंट लेंगे तो वी आर सॉरी 3VR लिख दो इसको चाहे, तो यहाँ से क्या आएगा, बी को कांस्टेंट लेने पे 3 इंटू में वी आर एंड माइनस में 1 इज इक्वल टू आर इंटू में टी आर इंटू में हम लिखेंगे 8, एंड इसका अब जो जो चीजें कैंसल आउट है, कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 27 से ये 27, इस ए से ये ए, इस बी से ये बी, है ना, तो ये सब आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और जब आप फाइनली यहाँ पे सोल्व करके लिखेंगे इसका, देखो एक बी यहाँ पे भी लिखना भूल जाता हूँ यार मैं, आप याद दिला दिया करो। यहाँ पे जब आपने कॉमन लिया था, ये बी कॉमन तो लिया था, यहाँ पे ये बी आएगा, इस बी से फाइनली ये वाला बी और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म जो आएगी फाइनली वो क्या क्या आएगी, तो यहाँ पे बचेगा ओनली पी आर प्लस में 3 एंड वी आर का स्क्वायर, 3 एंड वी आर का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ पे 3 वी आर माइनस 1, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा आपका 8 टी आर के इक्वल, इसके इक्वल होगा 8 टी आर के इक्वल। स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन की खास बात क्या है, इसके अंदर ना तो आपको कहीं पे ए और बी नजर आ रहा, और ना ही आपको कहीं पे टीसी वीसी पीसी नजर आ रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे पी आर वी आर एंड टी आर नजर आ रहा है, जो कि आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड प्रेशर है। इसी को बोला जाता है आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। बोलिए, समझ में आ जाएगा, कर लोगे। इसके बारे में जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि अबव इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट, अबव इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ना तो यहाँ पे ए है, ना यहाँ पे बी है, एंड ना ही यहाँ पे आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, ठीक है। सो इट will be followed by any gas, so it will be followed by, है ना, by each and every gas, by each and every gas independent of its nature, gas independent of its nature। भाई मतलब यहाँ पे गैस के नेचर के बावजूद, भाई गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड ना करते हुए भी इसको कोई भी गैस फॉलो कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म तो आ ही नहीं रही है, ये टर्म नहीं आ रही, इसलिए इसको कोई भी फॉलो कर सकती है। समझ में आ गया होगा भाई सभी को मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब कुछ रैंडम 2-4 क्वेश्चन और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काफी कंसेप्ट और भी हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन भी लिए मैंने,
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पे है, विच इज हायर, विच इज हायर, मतलब विच इज हायर का मतलब ये है कि मैंने आपको बॉयल्स टेम्परेचर भी पढ़ाया, बॉयल्स टेम्परेचर जिसको हमने बोला था टीबी, याद करो बॉयल्स टेम्परेचर, एंड दूसरा मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर भी पढ़ाया था जिसको मैंने बोला था टीसी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीसी एंड टीबी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कल को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीबी एंड टीसी, पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं टीबी का फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, बॉयल्स टेम्परेचर का, तो वो था आपका A अपॉन R इंटू बी, ये आपका बॉयल्स टेम्परेचर का फार्मूला था, मैंने लास्ट क्लास में ही समझाया था। टीसी का फार्मूला तो मैं काफी बार लिख चुका हूं और दोबारा से फिर लिख रहा हूं, ये रहा 27 RB, है ना, यही तो था RB। अगर मैं बात करूं ये वाली जो टर्म यहां पे आ रही है, ये किसके इक्वल है, ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे जो TC होगा वो 8/27 टाइम्स होता है किसका, TB का, किसका, TB का। यानी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, तो भाई क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है ना, अगर मान लो बॉयल्स टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर 270 है तो क्रिटिकल एक मिनट थोड़ा सा, बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा होता है, सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपसे पूछा था विच इज हायर, तो टीबी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टीसी। अब देखो यहाँ पे मान लो और एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेंगे, आपको यहाँ पे गिवन मिलेगा कि हमारे पास जो टीबी है बॉयल्स टेम्परेचर वो 270 केल्विन है, और आपसे बोला कि बताओ इसका टीसी क्या होगा, इसका टीसी क्या होगा। तो कैसे करेंगे जी, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास सामने ऑलरेडी, तो टीसी किसके इक्वल हो जाता है 8/27 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से, और जब आप सोल्व करोगे तो 80 केल्विन। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टीसी कम है ना, तो टीसी जो होता है ना वो 8/27 टाइम्स होता है टीबी का। ठीक है ना, समझ में आ गई सभी को बात, कमेंट करके बताएं भाई, यस क्लियर, यस क्लियर, कमेंट करके जरूर बताना, आपको कमेंट करके बताओगे जो भी बनेगी बात, वैसे तो मजा आने वाला नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, याद रखिएगा। कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी लिख ही लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे कि हम Z बोलते हैं, Z। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट अ क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल कंडीशन। भाई क्रिटिकल कंडीशन पे बताओ Z की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल कंडीशन पे बताइए कि Z की वैल्यू क्या होगी। इसको भाई मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कभी ना कभी पूछा जा सकता है, स्पेशली इंटीजर टाइप में। ठीक है ना, इंटीजर टाइप में पूछेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। हमें ये पता है कि हमारा जो Z होता है ना, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, PV/RT के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एट अ क्रिटिकल कंडीशन, एट अ क्रिटिकल पॉइंट, CP का मतलब क्या, क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे Z किसके इक्वल हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर वो PC, जो वॉल्यूम है वो VC, R तो ऐसा का ऐसा, एंड ये आपका TC। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आप सभी की वैल्यू पुट कर दो, तो Z किसके इक्वल आएगा, ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे A/27 B का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3B के साथ, नीचे आ जाएगा R आपका, एंड TC की हो जाएगा 8A इंटू में 27 RB। और जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को, है ना, देखो यहाँ पे इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, इस B से एक भी ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, इससे ये 27 कैंसिल। तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो Z की वैल्यू आएगी वो होगी 3/8। यस दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटीजर टाइप में बनेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कि बताओ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल कंडीशन, तो वो किसके इक्वल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 3/8 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3/8 का मतलब ये आपका लेस देन 1 है, 3/8 का मीनिंग क्या होता है, लेस देन 1। तो क्रिटिकल कंडीशन पे हम किसी भी गैस को लिक्विफाई तो करते हैं, है ना, क्रिटिकल, क्योंकि आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता,
समझ गए मेरी बात को? चलो जी, तो ये रहा, एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगा बस, है ना, और उसके बाद फिर हम नए टाइप के 2-3 नए टाइप के क्वेश्चन और हैं यहाँ से जुड़े हुए, हालांकि उनको ज्यादा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी भी मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। मान लो यहाँ पे आपको एक गैस गिवन है, यहाँ पे आपको गैस गिवन है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू, और किसके अंदर, डेसीमीटर का क्यूब, है ना, किलो पास्कल, एंड यहाँ पे लिखा आपका मोल का, ये ए यानी कि आपका जो कांस्टेंट है वो है, एंड यहाँ पे बी की भी वैल्यू गिवन है, डेसीमीटर क्यूब एंड पर मोल, ये हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि ए गैस ए है आपके पास, ए गैस बी और ए गैस सी है, यहाँ पे 3 गैसेस गिवन है। यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो ये है कि यहाँ पे ए की वैल्यू 400 है, इसकी जो वैल्यू वो 0.02 है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू वो 1200 है, इसकी जो बी की वैल्यू वो ये हो गई, एंड यहाँ पे ए जो है वो 600 हो गया, और ये आपका 0.025 हो गया। अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, विच गैस हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, विच गैस हैज हाईएस्ट टीसी, हाईएस्ट टीसी, भाई किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना विच गैस हैज लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम, लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम, ये भी काफी बेहतरीन बने, तो भाई लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम किसकी होगी वो आपको बताना है। और तीसरा जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो है मोस्ट आइडियल बिहेवियर, बताइए कौन सी गैस इनमें से मोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करेगी, मोस्ट आइडियल बिहेवियर, बिहेवियर एट एसटीपी, एट एसटीपी। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे यहाँ पे, तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करने की कोशिश। सबसे पहले यार डाटा को देख के क्या लगता है, डाटा को देख के हाईएस्ट ये पूछा है, तो टीसी का फॉर्मूला तो सभी को पता होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला वो मैं कितनी बार लिख चुका हूं आपका, तो ये हो जाएगा आपका 8a/27 RB, ये हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो किसके लिए हाईएस्ट होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/b, तो a/b का रेशो जिसका सबसे ज्यादा होगा, a/b का रेशो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा। अब अगर आप a/b का रेशो निकालने जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 400, और इसको डिवाइड करेंगे 0.02 से, तो ये जाएगा देखो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा लगभग आपका 20,000 के आसपास, है ना। इसी प्रकार अगर आप इसको निकालेंगे तो ये बनेगा ऊपर 1200 है, 2 0 ऊपर इसकी जाएंगी, तो ये 3, एंड ये बनेगा आपका लगभग 40,000 के आसपास। सेम ऐसे ही आप इसके लिए निकालेंगे, तो जब आप तीनों का a/b का रेशो निकालोगे ना, जब आप इन तीनों का a/b का रेशो निकालोगे तो वो सबसे ज्यादा आएगा b के लिए, है ना, वो आएगा सबसे ज्यादा b के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहूंगा अगर आपसे फर्स्ट का पूछा जाए कि हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा, तो हाईएस्ट जो टीसी होगा वो आपका b गैस का होगा, क्योंकि वहां पे a/b का रेशो सबसे ज्यादा है, और टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/b, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा कि लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम किसकी होगी, इस पर ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सेकंड जो आपसे लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम, वीसी नहीं पूछा, क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं पूछी, है ना, आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम। तो हमें पता है कि मोलिकुलर वॉल्यूम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 4/3 πr³ के इक्वल होती है, हाँ ठीक है। और दूसरा हमें यह भी पता है कि जो हमारी वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम होती है वो 3b के इक्वल होती है, ठीक है। और आगे हमें एक बात और भी पढ़ाई गई है आपको यहाँ पे, अगर आप नोट करेंगे तो जो क्रिटिकल वॉल्यूम होती है, मतलब अगर आप बात करोगे कि ये जो b की वैल्यू क्या आएगी, मैंने आपको वांडरवाल गैस इक्वेशन जब मैं आपको वॉल्यूम करेक्शन पढ़ा रहा था वहां पे b की वैल्यू निकालनी बताई थी, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसी वीसी की बात करूं तो 3 इंटू में b की वैल्यू होती है 4 इंटू में 4/3 πr³, 4 इंटू में 4/3 πr³ का इंटू में na। आपने अगर क्लास देखी होगी तो आपको पता है कि ये कहां से आई कैसे आई है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो हमारा वीसी है, देखो ये वाली जो टर्म है वो क्या है आपकी वीएम है, ये वाली टर्म क्या वीएम, और ये जो Vm है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Vc के, और Vc किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B के। तो जिसकी B की वैल्यू सबसे ज्यादा, दोबारा से देखो इसको मैंने क्या कहा, ये आपका मोलिकुलर वॉल्यूम होती है, ठीक है,
और ये हमारी क्रिटिकल वॉल्यूम का ये वाला फार्मूला होता है। अब बी की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताई है पहले ही, तो बी की जगह आप ये पुट करोगे। अब ये जो टर्म आई है ये वीएम ही तो है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो वीएम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वीसी के, और वीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। तो बी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा वीसी, और जितना ज्यादा वीसी उतना ज्यादा वीएम होना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे लार्जेस्ट मोलिकुलर वॉल्यूम पूछा है तो आपको बी की वैल्यू देखनी है किसकी लार्जेस्ट है। तो बी की वैल्यू भी आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बी वाली गैस की ही सबसे ज्यादा है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे, एक मिनट, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए लार्जेस्ट वीएम, तो वो किस गैस की होगी? वो बी गैस की होगी, क्योंकि वो आपका बी के ऊपर डिपेंड करेगी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टीसी, आपसे क्या पूछा था, सॉरी यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन थी वो मोस्ट आइडियल बिहेवियर एट एसटीपी। तो कौन सी गैस मोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करेगी? तो भाई जो भी गैस आपका टीसी के क्लोज होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर क्लोज टू एसटीपी, जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एसटीपी के क्लोज होगा वही आपका यहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो करेगी, है ना। जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एसटीपी के क्लोज होगा वही आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो बी के लिए है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एसटीपी के जिस नजदीक जिसका होगा तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे। चलो अब कुछ रैंडम क्वेश्चन है जो आपसे पूछे हैं। ये एक क्वेश्चन जो बच गया था वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये इजी क्वेश्चन है, जैम 2018। द बिहेवियर ऑफ Cl2 इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस बिहेवियर। तो भाई कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर जब शो करती है जब आप उसका टेम्परेचर हाई रखते हैं, याद करो लास्ट क्लास में मैंने स्पेशली पढ़ाया था, एंड आप लो प्रेशर रखते हैं, लो प्रेशर रखना, टेम्परेचर हाई रखना। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहाँ पे है और सबसे कम लो प्रेशर यहाँ पे है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका सी आना था। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते थे, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था जब का ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्पेशली ऊपर वाला पॉइंट देखना है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं। शो दैट फॉर n मोल ऑफ वान डेर वाल गैस, कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये आप शो करके बताइए, ये आप प्रूव करके बताइए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो चलो जी देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं सिर्फ पहले वाले का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ही होगा भाई, तो टेंशन मत लेना। अभी जो मैं लिख रहा हूं आप कहोगे कि कहां से आ, फ्रॉम टीडी थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन ये होती है कि du बाई dv एट टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? t इंटू में dp बाई dt, t इंटू में dp बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या एट फिक्स वॉल्यूम माइनस में p। तो ये जो है ना इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिलती है। ये इक्वेशन हमें कहां से मिलती है? थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिलती है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये तो ठीक है, ये तो हम दिए, इसको इसके इक्वल पुट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी वंडर वाल गैस इक्वेशन क्या कहती है, तो वो कहेगी आपका p n स्क्वायर इंटू में a बाई में v स्क्वायर, ठीक है। उस वहां पे उसके बाद हो जाएगा v माइनस में nb, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? nRT के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, इस टर्म को नीचे लेके जाते हैं, सिर्फ p प्रेशर निकालते हैं यहां से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे p प्लस में n का स्क्वायर इंटू में a, एंड ये हो गया आपका v का स्क्वायर। इस टर्म को आप नीचे लेके चले जाते हो nRT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v माइनस nb आ जाएगा, v माइनस nb। और जब आप इसको भी यहां से सोल्व करोगे तो यहां से आपका p की वैल्यू आ जाएगी, p वो किसके इक्वल आएगा? nRT, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v माइनस nb, एंड माइनस में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू में a बाई वी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया जी? प्रेशर आ गया। स्टूडेंट्स नोट कर लेना इसको, किसी को भी समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। यहाँ पे जो ये आया ना प्रेशर, इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा प्रेशर की,
ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए dp बाई डी टी, dp बाई डी टी, यानी कि p तो आ गया, अगर हम इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हमारे पास dp बाई डी टी आ जाएगा, क्या हमारे पास dp बाई डी टी आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही हमने किया, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा आपका dp बाई डी टी। देखो अब यहाँ पे t है, t का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा एन आर, और नीचे क्या आएगा v माइनस एन बी के इक्वल, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर मैं 3 बोल देता हूं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब जो ये dp बाई dt की वैल्यू आई है, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूं, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूं, यस बिल्कुल पुट करते हैं। तो पुट ना, इसको जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा आपका du बाई डी टी, सॉरी du बाई dv है ना, du बाई dv, एंड यहाँ पे टेम्परेचर ये रखा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये t तो था ही था ऑलरेडी, यहाँ पे t, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया आपका एन आर, और नीचे हो गया v माइनस एन बी, और इसके लास्ट में आप देख सकते हो कि प्रेशर भी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना, इसमें जो प्रेशर की ये वाली वैल्यू थी, इक्वेशन 2 में जो वैल्यू निकाली थी, ये वाली भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस प्रेशर की जगह। कहाँ पे गया, ठीक है, तो इसकी जगह आप पुट करो, तो जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो du अपॉन dv एट t किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एन आर टी, एंड ये हो जाएगा आपका v माइनस एन बी, एंड माइनस पूरा ये पुट करेंगे यहाँ पे, पूरा जैसे ही पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका एन आर टी वी एन माइनस बी, है ना, देखो ये रहा। और माइनस में क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर रहे हो आप, तो माइनस माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस, तो एन स्क्वायर इंटू में ए बाई में बी स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगी ना, ये वाली टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहां से हमने ये बात प्रूव कर दी है कि du बाई डी वी एट अ फिक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू आपका a इंटू में एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। बोलिए स्टूडेंट, समझ में आया, बोलिए समझ में आया क्या। आपको ये डेरिवेशन डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आगे अब पेपर आपका तो कैसा है ऑब्जेक्टिव है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि du बाई dv एट फिक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट गिवन हो सकती हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, इस डेरिवेशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ड्राइव नहीं करवाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, हो जाएगा सभी का। तो इजी था भाई, ज्यादा टफ नहीं कहेंगे इसको, हाँ थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का आइडिया होना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन तो मैंने आपको पढ़ाया भी है वैसे, कैन अ गैस दैट ओबेज दिस इक्वेशन कैन बी लिक्विफाइड, कोई गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, क्या उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन में यहीं पे सोल्व करवा देता हूं भाई, हमारे पास एक इक्वेशन है प्रेशर इनटू में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, शायद ऐसा ही कुछ दिया गया है ना यहाँ पे, हाँ v एन आर टी दिया है, यहाँ पे हो गया v माइनस एन बी और इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे देखिए क्या ये इक्वेशन, क्या जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, क्या उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ए मिसिंग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन आपका मिसिंग है, ठीक है, तो इस अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं है इस गैस में, आप देख रहे हैं कि ए वाली जो टर्म आनी थी ना आपका, ए जो कांस्टेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मोलिकुलर अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके अंदर ए ही मिस है, अगर इसके अंदर ए मिस है, तो इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल में मोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं रहे होंगे, और जिस गैस के अंदर भी मोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होते, जिस गैस के अंदर भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होते, उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो लिखेंगे कि मतलब काफी डिफिकल्टीज हो जाएगी इसको लिक्विफाई करना, तो वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये रहा। इसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, उनका जो ए की वैल्यू होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल, मैंने ये कल स्पेशली पढ़ाया भी था आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, तो ये आप समझ में आ जाएगी कि हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस को लिक्विफाई करना काफी मुश्किल होता है। शायद मैंने वहां पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन ना दी हो, मुझे ऐसा लगता है, एक बार मैं चेक जरूर करूंगा, मैंने बताया जरूर था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ डिस्कशन पे गया।
पता नहीं भाई कहाँ पे गया, बताया जरूर, याद आ रहा है। हाइड्रोजन और उसके बारे में तो काफी अच्छे डिस्कशन। ये था भाई आपका, अच्छा ये क्वेश्चन था। यस, मतलब इसमें देखो यस तो है लेकिन वेरी डिफिकल्ट होगा। कैन वी लिक्विफाई H2 गैस, यस जरूर है लेकिन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट हम आगे के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं भाई, बस अब कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी जैम का ही क्वेश्चन है, ये भी रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स है बट इजी है, इसको आराम से समझाया जा सकता है। पिछला क्वेश्चन भी इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 mole of a van der Waals gas undergoes reversible isothermal transformation from an initial volume V1 to final volume V2. The expression for the work done, तो ये बताना आपको कि वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी वंडर वाल गैस इक्वेशन, तो P प्लस में A y में V का स्क्वायर एंड यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये V माइनस B इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, RT के इक्वल हो जाएगा, है ना, RT के। तो यहाँ से हम प्रेशर, सिर्फ प्रेशर की बात करें तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमने कि RT एंड यहाँ पे हो जाएगा V माइनस B एंड यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन B का स्क्वायर माइनस A अपॉन V का स्क्वायर। अब हमें ये पता है थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाएंगे आगे, कि जो W होगा वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस P एक्सटर्नल या P लिख देते हैं यहाँ पे प्रेशर इनटू में dV, यहाँ पे वॉल्यूम रखते हैं V1 से V2, यहाँ पे वॉल्यूम रखते हैं V1 से V2, तो यहाँ पे माइनस वॉल्यूम रखेंगे V1 से V2 एंड इस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा RT V माइनस B माइनस A अपॉन V का स्क्वायर इनटू में क्या करेंगे dV। जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो फाइनली जो आपके पास आएगा माइनस RT बाहर निकाल देंगे, है ना। अब ये देखो 1 बाई V माइनस B है, तो ये जाएगा इसके एंटीलोग में, तो ये आ गया एंटीलोग, क्या बनेगा जी यहाँ पे V माइनस B बनेगा, और इसका जब आप करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा प्लस में A अपॉन B के इक्वल। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि इसका माइनस वाला आना था, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 से V2, सॉरी V2 से V1, वो वाली वैल्यू जैसे आप पुट करोगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो B आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका B आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा था भाई, CSR नेट का क्वेश्चन है, CSR नेट का क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब दोबारा से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अभी अभी जस्ट जो हमने सॉल्यूशन किया, मैंने कहा था ना डायरेक्ट याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो ये है n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यहाँ पे n की बात नहीं है तो हम लिखेंगे आपका A अपॉन V का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ये आ जाएगा A अपॉन V का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए। ये जो क्वेश्चन है ना, जो CSR नेट का पेपर होता आपका 4 मार्क्स में पूछा था, CSR नेट ये नवंबर में ही पूछा था, अभी जो लास्ट पेपर हुआ नेट का नवंबर 2020 के अंदर पूछा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप उसको डायरेक्ट याद रखिएगा। तो हमने क्या निकाला था, du अपॉन dv, du अपॉन dv एट फिक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a इंटू में n स्क्वायर बाई में v m का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं भाई, इनमें से सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं ना, लगभग क्वेश्चन करवा चुका हूं, कुछ नए क्वेश्चन भी है। इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हेन वंडर वाल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर, मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी कि लो बोला गया है यहाँ पे और एक आपका हाई बोला गया था, तो मैंने बताया था ये देखो भाई, लो पहले L पहले आता है या H पहले आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है तो यहाँ पे A को निगलेक्ट किया जाता है एंड यहाँ पे B को निगलेक्ट किया जाता है, बस इतना सा काम करना है, यहाँ पे B को निगलेक्ट कर देना और यहाँ पे A को निगलेक्ट कर देना, आई है ना। तो यहाँ पे A को निगलेक्ट कर देना, लो प्रेशर की बात की गई है, और यहाँ पे आप B को निगलेक्ट कर देना, तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो कैसे करना है वो आप मेरे हिसाब से अब कर लेंगे इसको, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका बी आएगा। देखो यहाँ पे तो बी दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे तो बी दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे तो बी दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो देखो कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि हाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच पहले आ रहा तो ए को निगलेक्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर लो प्रेशर की बात करें तो बी को निगलेक्ट करते हैं, और बी को निगलेक्ट करोगे तो बी नहीं दिखेगा आपको, बी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना? तो ये बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आएगा ना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होनी है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस वंडरवाल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ ए वंडरवाल गैस P इज इक्वल टू 0, ओके, एंड टेम्परेचर दिस, यहाँ पे आपको ड्राइव द PV P इंटू V वर्सेज 1/V प्लॉट इज शोइंग अलोंगसाइड द वैल्यू ऑफ वंडरवाल्स कांस्टेंट A। ये आपको बताने की A की वैल्यू क्या होगी। B की वैल्यू आपको 0 गिवन है, बी की वैल्यू आपको 0 गिवन है। तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे बच्चे इसको सोच नहीं पाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p प्लस में n का स्क्वायर इंटू में a b का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं आपका v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे b की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है? तो ये ये पूरी टर्म नहीं, सॉरी ये वाली पूरी टर्म, क्योंकि v तो रहेगा यहाँ पे, और इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा एक। तो यहां से जब आप देखोगे तो pv जो आएगा आपके पास है ना, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, pv जो आएगा वो आएगा आपका rt, है ना, वो आपका n की वैल्यू भी 1 बोली, यहाँ पे 1 मोल बोला है ना, तो यहाँ पे भी आप 1 पुट कर दो, 1 मोल लिखा हुआ देखो, 1 मोल। rt माइनस में क्या हो जाएगा आपका a अपॉन v हो जाएगा, a अपॉन v हो जाएगा। ठीक है? ये आ गया। अब आपसे यही तो बोला था, यही तो प्लॉट किया गया है। ये v p इंटू वी, ये y एक्सिस पे, ये हो गया जी 1/p 1/v, और ये हो गया x पे, और ये क्या होगा जी, दिस इज योर इंटरसेप्ट, एंड यहाँ पे जो ये a आया ना a, वो स्लोप हो गया, और स्लोप नेगेटिव है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो जो स्लोप होगा यहाँ पे m, जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा -a के, एंड जो y इंटरसेप्ट होगा c ना, जो c होगा वो इक्वल होगा आपका rt के इक्वल, इंटरसेप्ट जो होगा rt के इक्वल। आपसे ये a ही तो पूछा था, आपसे ये a ही तो पूछा था। अब देखो इस ग्राफ से हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, इस ग्राफ से हमें जो है वो निकालना पड़ेगा, क्या, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप फ्रॉम ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो -a जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है 20, ये जो इतनी टर्म होती है ना, यही आपका स्लोप होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 माइनस 20.1 माइनस में 21.6, एंड इसको डिवाइड करोगे आप यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 था। ठीक है? तो जब आप देखोगे स्लोप आ जाएगा -1.5, और a की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से वो 1.5 आ जाएगी, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना मेरी बात का, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आएगा। स्पेशली ये जरूर ध्यान रखना कि अगर कभी भी ग्राफ हो pv वर्सेस 1/v, तो वहां पे जो स्लोप होता है वो -a होता है, एंड जो इंटरसेप्ट होता है वो rt होता है। ठीक है? आपसे a पूछा था तो डायरेक्ट हमने निकाला। इस ग्राफ में हालांकि स्लोप निकालने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने भाई आपको अप्रोच बता दी कि कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। यस, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है भाई, जब आएगा एग्जाम में तो बड़ा जबरदस्त मजा आने वाला, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये क्या कह रहा है एमएसक्यू टाइप, बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच गैस ओबेज 0 प्रेशर, दिस इंप्लाइज, भाई गैस ओबेज, तो ये क्या क्या इंप्लाइज करता है, तो जब प्रेशर टेंड्स टू 0 करेगा तो ये आपका 0 के इक्वल होगी। इसका एक तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और जो आपका बॉयल्स टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, A अपॉन RB, ये भी आपका इक्वल होगा, ये भी आपका इक्वल होगा। इसका जो डेरिवेशन वेरिएशन वो मैं सब समझा चुका हूं आपको, जब मैंने आपको वीरियल इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था, तो वहीं से आपको इसको रिलेट करना है। ठीक है? तो बॉयल टेम्परेचर पे Z इज इक्वल टू क्या होता है 1, एंड वहीं पे हम ये भी लिख सकते हैं कि आपका कि करली Z, देखो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं आपका कि करली Z अपॉन करली P, करली Z अपॉन करली P एट अ फिक्स टेम्परेचर, वो भी 0 को टेंड्स करेगा।
और वो जीरो को टेंड्स करेगा। अगर आप प्रेशर को जीरो को टेंड्स करवाओगे तो ये टर्म भी जीरो को टेंड्स करेगी। और जेड किसके इक्वल होता है? आपका पीवी बाई आर टी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह जब आप पुट करोगे तो आर टी आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आर टी आ जाएगा। इसमें जब आप पुट करोगे ये वाली वैल्यू तो आर टी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा करली पीवी है ना, यहाँ पे आ जाएगा करली पी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और जब आप बात करोगे फिक्स टेम्परेचर पे, ये भी जीरो को टेंड्स करेगा क्योंकि प्रेशर अगर जीरो को टेंड्स कर रहा है। तो इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है भाई, अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए लो प्रेशर की, फिर से आपका लो प्रेशर की बात की गई है। वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर मीथेन एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी लो प्रेशर की बात की जाए ए को निग्लेक्ट करते हैं, सॉरी लो प्रेशर हो तो बी को निग्लेक्ट करते हैं, बी को निग्लेक्ट करते हैं, बी को हटाते हैं। अब ना ये पॉसिबल होगा ना ये पॉसिबल होगा, इन दोनों में से आएगा और आंसर आएगा आपका बी। आंसर क्या आएगा आपका? बी। ये मैं आपको सब सोल्व करवा चुका हूं काफी बेहतरीन तरीके से, ये मैं आपको सब सोल्व करवा चुका हूं अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। तो स्पेशली ये क्लास काफी इंफॉर्मेटिव है। जैसे ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये इनको ना मैं हॉट क्वेश्चन बोलता हूं। मतलब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने जैम 2021 का पेपर देखा हो या आपने गेट जैम 2020 का पेपर देखो, वहां पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते हैं, आप सोच समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, या ध्यान रखिएगा। आएगा तो टफेस्ट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे बच्चे सोल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन को भी मैं हॉट, स्पेशली हॉट इसलिए बोलूंगा यहाँ पे कि आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का बड़ा जबरदस्त यूज करवा लिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला डेरिवेशन आपका लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, याद रखना। मैं अगेन बता रहा हूं, नेट में देखो, नेट में क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का, जैम में पहले पूछा जा चुका है। तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि रिपीट किया जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि रिपीट किया जा सकता है। तो ये था जी ऑल अबाउट वान डेर वाल गैस इक्वेशन। सब कुछ मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया है, क्रिटिकल कंडीशंस मैंने आपको पढ़ा दी हैं, क्रिटिकल प्रेशर उनके फॉर्मूले डिराइव करवा दिए हैं, वेरियल इक्वेशन पढ़ा दी है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हमारा लगभग 30 से 35 मिनट का एक टॉपिक रह गया, उसका नाम है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उससे रिलेटेड भी आईआईटी जैम में क्वेश्चन आए हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस छोटा सा पार्ट रह गया, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हमारा जो है थ्योरी ऑफ गैसेस मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। और आपका हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सोल्व करवा चुका हूं, आपके सारे प्रीवियस ईयर सोल्व हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाले, तो वो नेक्स्ट क्लास में सारे सोल्व हो जाएंगे। तो भाई इतना डिटेल में अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज मैंने छोड़ दी है। इसके अलावा लास्ट में मैं जरूर आपको असाइनमेंट वगैरह जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा लास्ट पे, ठीक है। तो वहां पे आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। वो सब आपको देंगे, टेस्ट भी बनाएंगे वहां पे, उनका सॉल्यूशन भी देंगे, तो उनसे भी बाकी के जो नए क्वेश्चन है वो आपको वहां पे करने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।